इन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है। क्या आपको लगता है कि ये इत्तेफाक है? कांग्रेस आज तक इतना अग्रेसिव नहीं रही राजद के लिए। इतना अग्रेसिवली कांग्रेस ने कभी लालू यादव को बुरा भला नहीं कहा। आज ही क्यों? कांग्रेस सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म करती है, नीतीश की बड़ाई करती है। और यहां तक कि मैं बता दूं आपको कि कई विधायकों ने तो खुलेआम कह दिया था। एक विधायक जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, उन्होंने तो साफ कह दिया था कि नीतीश कुमार जी बेहतर विकल्प है, हमें तेजस्वी से गठबंधन तोड़कर नीतीश जी के साथ हो जाना चाहिए। कांग्रेस का ये आरोप लगा देना कि भाजपा के साथ चले जाएंगे। अभी क्या कल ही तो खबर आई थी, जो राजद के मुस्लिम एमएलसी थे वो चले गए जदयू में, नीतीश कुमार का गुणगान करने लगे, बताएं कि अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बेहतर विकल्प नीतीश कुमार ही हैं। ऐसे में ये दावा कि राजद और भाजपा एक हो जाएगी चुनाव बाद, 17 में जब सरकार टूटी तो नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। कांग्रेस जिम्मेवार इस चीज के लिए है कि उसने तेजस्वी यादव को मनाया नहीं इस्तीफा देने के लिए। भाजपा तो ये मानकर चल रही है कि इस बार के चुनाव में नंबर 2 इसलिए हुई है क्योंकि यादवों का एक बड़ा वोट बैंक भाजपा की तरफ शिफ्ट हुआ है। हालांकि तेजस्वी ये मानेंगे नहीं और राजद के लोग तो इस बात पर सहमति ही नहीं जता सकते हैं। तेजस्वी यादव वहां मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस उन्हें टक्कर देने के लिए स्टार प्रचारकों की पूरी फौज खड़ी कर दी है। चिराग पासवान कितना बड़ा फैक्टर होंगे वो तो बाद में समझ में आएगा, क्योंकि चिराग पासवान जमीनी तौर पर मेहनत जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ भाजपा का वो वोट बैंक इस बार शायद न हो। लालू यादव तेजस्वी यादव के द्वारा किए गए कार्य को भूल जाती, लेकिन ये कांग्रेस बदलाव के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस जानती है कि अगर अब अपने आप को मजबूत नहीं करेगी तो भाजपा जिस तरीके से प्रचंडता और बहुमत में आती जा रही है और जिस तरह से वो राज्यों में सेटिंग अपना कर रही है, कांग्रेस आने वाले समय में विलुप्त हो जाएगी। नमस्कार, ये पंचनामा है। खबरों की चीरफाड़ होगी और आपको उस निष्कर्ष तक पहुंचाया जाएगा जहां पहुंचना बहुत आवश्यक है। बिहार की राजनीति में जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं, ये बदलाव पहले भी हुए हैं लेकिन इस तरीके से नहीं हुए हैं। इन बदलावों को समझने के लिए आपको पंचनामा का आज का एपिसोड देखना जरूरी है। अंत में कुछ ऐसी बात आपको बताने जाऊंगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो गठबंधन फिलहाल है बिहार, ये इस रूप में नहीं रह पाएंगे। इन गठबंधनों का पूरा स्वरूप बदलने वाला है और उस बदले हुए स्वरूप तक पहुंचने के लिए आपको पहले ये श्रृंखला समझनी पड़ेगी। देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए, कैसे शुरुआत हुई। बिहार में जैसे ही चुनाव हुए ये तय हो गया कि नीतीश कुमार कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन कमज़ोर नीतीश कुमार जहां अपनी ताकत बढ़ाने में लगे, वहीं बिहार में राजद लगातार सरकार बनाने के जद्दोजहद में लग गई। ये बात लालू यादव को भी समझ में नहीं आ रही थी, तेजस्वी यादव को समझ में नहीं आ रही थी, राजद के विधायकों को समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर एग्जिट पोल्स में तेजस्वी की सरकार जो बन रही थी वो अंततः रिजल्ट में क्यों तब्दील नहीं हुई। इसका एक बड़ा कारण रहा। कई जानकार इसे इस तरह से बताते हैं कि बिहार में अंडरकरेंट थी, एक डर था, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के ऊपर उनके पिताजी के कार्यकाल का बैगेज थोप दिया गया और ये सब कुछ बहुत तरीके से किया गया। वहीं राजद लगातार ये बात कहती रही। शुरुआती दौर में तो राजद ने बिल्कुल ही इसे दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, संवैधानिक संस्थाओं पर ही आरोप लगाया कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है, बैलेट बॉक्स से वोटिंग की जाए। लेकिन जब उसे एहसास हो गया कि इससे कहीं ना कहीं एक संस्थागत जो सिस्टम की चीज़ें हैं, सरकारी चीज़ें हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे देश के अभिन्न अंग हैं, उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने गियर बदला और कांग्रेस पर सारा गाज गिरा। देखिए, सच्चाई तो यही है कि कांग्रेस की वजह से ही तेजस्वी यादव बिहार में कमज़ोर हुए कागज पर, लेकिन अंदर ही अंदर कांग्रेस का यह दावा है कि तेजस्वी यादव ने 70 सीटें तो जरूर दी, लेकिन 70 सीटों में सारी सीटें ऐसी दे दी जहां से उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। यानी प्रत्याशी किसी और सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे और सीट कोई और मिली। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से 10 ऐसी सीटें गिना सकता हूं जिसके प्रत्याशी कांग्रेस के, मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं कि वो कहां से लड़ना चाहते थे और उन्हें कहां से लड़ाया गया। कई जगहों पर ऐसा हुआ और इसकी वजह से समीकरण कांग्रेस के फेवर में कभी था ही नहीं। बताया जाता है कि तेजस्वी यादव इतना घमंड में थे कि उन्हें लगता था कि वो अपने दम पर ही सरकार बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
बिहार में कांग्रेस की वजह से सरकार नहीं बन पाई, ऐसा राजद के लोग मानते थे। और चूंकि इस उपचुनाव में कांग्रेस की सीट को बिना कांग्रेस से पूछे हुए राजद ने दखल कर लिया, तो सिर फुटबॉल तो लाजमी है। आप अपने गोतिया से खूब पट्टा होगा, उसके ज़मीन में जाकर अपना धान नहीं रोपिएगा, मारा पीटी हो जाएगा, सिर फुटबॉल हो जाएगा। इसी में तो बिहार में आधा से ज़्यादा केसेस पड़ा हुआ है निलंबित। ऐसी स्थिति में कांग्रेस भी शायद आज से 2 साल पहले बर्दाश्त कर लेती इस धकियाने को, उसके पास ऑप्शंस नहीं थे। कांग्रेस शायद लालू यादव, तेजस्वी यादव के द्वारा किए गए कार्य को भूल जाती। लेकिन ये कांग्रेस बदलाव के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस जानती है कि अगर अब अपने आप को मजबूत नहीं करेगी तो भाजपा जिस तरीके से प्रचंडता और बहुमत में आती जा रही है और जिस तरह से वो राज्यों में सेटिंग अपना कर रही है, कांग्रेस आने वाले समय में विलुप्त हो जाएगी। कन्हैया कुमार को लाना, कांग्रेस में एड़ी से चोटी तक बदलाव करना, बिहार कांग्रेस के नेताओं को अग्रेसिव होकर बोलने का छूट देना, बिहार में एक ऐसा प्रभारी देना भक्तचरण दास, जिनका नाम तो भक्तचरण और दास है, लेकिन इन तीनों से मैच नहीं खाता है उनका बयान। जिस तरीके से भक्तचरण दास ने एग्रेसिवनेस लाया, शायद कन्हैया कुमार के आने से ये एग्रेसिवनेस उम्मीद थी, लेकिन उससे पहले ही भक्तचरण दास ने पूरा गेम पलट दिया। लालू यादव को कहीं ना कहीं धोखा देने का आरोप लगाया, तेजस्वी पर यह आरोप लगाया कि फ्रेंडली फाइट नहीं होगा, हम राजद को हराने जा रहे हैं। और इन सब के बीच कांग्रेस के प्रभारी ने 3-4 ऐसे बयान दिए जिनकी वजह से यह समझ में आ जाता है कि कांग्रेस अब राजद का पिछलग्गू बनकर नहीं चलेगी। धकियाने से लालू यादव के कांग्रेस नहीं पीछे हटेगी। जहां एक तरफ तारापुर में अपना प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस ने समीकरण बिगाड़ दिया कुछ हद तक राजद का, वहीं कुशेश्वर स्थान में अपना प्रत्याशी जो उतारा उसने बहुत सोच समझकर जातिगत समीकरणों को देखते हुए उतारा है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से सीधा फायदा इस बार नीतीश कुमार को होने जा रहा है। चिराग पासवान कितना बड़ा फैक्टर होंगे वो तो बाद में समझ में आएगा, क्योंकि चिराग पासवान जमीनी तौर पर मेहनत जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ भाजपा का वो वोट बैंक इस बार शायद न हो, ऐसा बहुत जानकार लोग कह रहे हैं। अब आते हैं उस मुख्य बिंदु पर। कई बयान देने के बाद भक्तचरण दास ने आज एक विस्फोट कर दिया। अल्टीमेटम उन्होंने दे रखा था कि 13 तारीख तक, माफ कीजिए 16 तारीख तक नॉमिनेशन वापस लेने की तिथि थी। ले अगर तारापुर, माफ कीजिए कुशेश्वर स्थान से अगर राजद, तो हम भी तारापुर में सोचेंगे, विमर्श करेंगे, कुछ व्यवस्था करेंगे। लेकिन जिन परिस्थितियों में कांग्रेस के सामने राजद ने एकदम घास नहीं डाली, इस अल्टीमेटम को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया। यहाँ तक कि जो राजद के नेतागण थे वो तो ये भी कह रहे थे कि अब सरकार हम बनाएंगे बिना कांग्रेस का। और इन सभी बातों से कांग्रेस की नाराजगी और बढ़ी। और अब जब चुनाव प्रचार पूरे रंग पर सबाब पर अपने, तेजस्वी भी उतरे हुए हैं, चिराग भी उतरे हुए हैं, एनडीए की रैलियां हो रही हैं, और इसी बीच तेजस्वी यादव वहां मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस उन्हें टक्कर देने के लिए स्टार प्रचारकों की पूरी फौज खड़ी कर दी है। कांग्रेस ने जातिगत समीकरण को पूरी तरह से समझकर उतारा है लोगों को। एक एक प्रभारी को चुन चुन कर लोगों के पास भेज रहे हैं। जहां यादव जनसंख्या ज़्यादा है वहां चंदन यादव को भेजा जा रहा है, रंजीत रंजन को भेजा जा रहा है। जहां ब्राह्मणों की संख्या है वहां मदन मोहन झा खुद जा रहे हैं, वहां कन्हैया की रैली प्रस्तावित की गई है। जहां समीकरण भाजपा के पक्ष में नजर आ रहे हैं वहां पर प्रत्याशी सवर्ण समाज से वह प्रचार प्रभारी बनाया गया है। मतलब सारे समीकरणों को साधते हुए अगर ध्यान से आप देखें तो राजद टारगेट पर है कांग्रेस के, ये दिख रहा है, केवल बयान से नहीं बल्कि एक्शन से भी। ऐसी स्थिति में भक्तचरण दास ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव बाद आप देखिएगा कि भाजपा और राजद गठबंधन कर लेंगे। इस चुनाव में भी भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए राजद लड़ रही है और राजद को भाजपा पहुंचाना चाहती है फायदा। अब ये बात राजनीति में अतिशयोक्तियां होती हैं, बहुत सारी बातें कह दी जाती हैं और फिर उनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि भाई वीरेंद्र ने, राजद ने कह दिया था कि खेला होबे, चुनाव 26 जनवरी में हो जाएगा, 15 अगस्त में हो जाएगा। सब अल्टीमेटम्स बीतते गए, बातें बातें ही रह गई। लेकिन भक्तचरण दास जिस अग्रेसिव मोड में है और जो आरोप उन्होंने लगाए हैं इसकी तहकीकात तो करनी आवश्यक है ना।
अगर आप भाजपा के नेताओं के बयानों को देखिएगा, भाजपा का पुराना स्कीम ऑफ थिंग्स देखिएगा चुनाव से ही, डेफिनेटली यादवों को अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा ने पूरी तैयारी की। बिहार के प्रभारी हों या फिर नित्यानंद राय, भूपेंद्र यादव हों या नित्यानंद राय, सभी जगहों पर भाजपा ने इस बार यादवों को मौका दिया था। भाजपा तो ये मानकर चल रही है कि इस बार के चुनाव में नंबर 2 इसलिए हुई है क्योंकि यादवों का एक बड़ा वोट बैंक भाजपा की तरफ शिफ्ट हुआ है। हालांकि तेजस्वी ये मानेंगे नहीं और राजद के लोग तो इस बात पर सहमति ही नहीं जता सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से भाजपा नंबर 2 तक पहुंची, भाजपा ने कुछ ना कुछ खेल पर्दे के पीछे किया है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के नेता का दावा कि बिहार में खेला होबे, चुनाव बाद तेजस्वी और भाजपा मिलकर सरकार बनाएंगे, इस पर याद होगा आपको मैंने चुनाव से पहले भी एक समीकरण गढ़कर आपको दिया था। जोड़ घटाव जिस तरीके से हमने किया था, मैंने बताया था आपको कि कागज पर यह बड़ा संभव लगता है, लेकिन चूंकि राजद एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा और भाजपा जैसी विचारधाराओं के खिलाफ लड़कर बिहार में अपना वोट बैंक इकट्ठा करती है, उसे नाराजगी झेलनी पड़ेगी। खास तौर पर तब जब शहाबुद्दीन को लेकर जिस तरीके का रवैया रहा लालू परिवार का, उसकी वजह से मुसलमानों में ज़बरदस्त नाराज़गी है। सिवान में तो इतना नाराज़गी है कि पूछिए मत। भले ही उसामा की शादी में चले गए तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव, तो सब कुछ नॉर्मल सा हो लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। अंदर ही अंदर मुस्लिम समाज नाराज़ है और वैसे में अपना विकल्प खोज रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसे में एक बड़ा समीकरण जो MY था वो धूमिल ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में कांग्रेस का ये आरोप लगा देना कि भाजपा के साथ चले जाएंगे, अभी क्या कल ही तो खबर आई थी, जो राजद के मुस्लिम MLC थे वो चले गए जदयू में, नीतीश कुमार का गुणगान करने लगे, बताया कि अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बेहतर विकल्प नीतीश कुमार ही हैं। ऐसे में ये दावा कि राजद और भाजपा एक हो जाएगी चुनाव बाद, ये प्रथम दृष्टया तो पूरी तरह से बनावटी लगता है, एकदम फर्जी आरोप लगता है। लेकिन इसके पीछे थोड़ा जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे कुछ हकीकत भी है। बिहार में टुन्ना पांडे नाम के एक भाजपा नेता हैं, बागी हैं, बाहर तो नहीं निकाले गए हैं, इसलिए भाजपा नेता ही कहा जाएगा। इनके खिलाफ एक्शन लिया गया था पार्टी के द्वारा, फिर भी ये मीटिंगों में भाजपा के नजर आते हैं। और ये लालू यादव द्वारा दी गई जिम्मेवारियों को निभाते हुए, तो टुन्ना पांडे अगर जाकर कुशेश्वर स्थान में वोट मांगेंगे राजद के लिए, तो इसे आप भाजपा और राजद के बीच कोई साठगांठ नहीं समझ सकते हैं क्या? देखिए, टुन्ना पांडे एक अपवाद हो सकते हैं, लेकिन इस बयान के पीछे बड़ी राजनीति है। उस राजनीति तक आपको पहुंचा ही देता हूं। मैंने कहा था कि अंत तक रुकिएगा, आपको कुछ महत्वपूर्ण बताकर जाऊंगा। यहाँ से हम बार बार चर्चाएं करते हैं कि कांग्रेस और नीतीश के बीच एक अघोषित प्रेम हो गया है, नेचुरल भी नहीं है, अननेचुरल प्रेम कहा जाएगा। क्योंकि कांग्रेस जिस विचारधारा के साथ बढ़ रही है, जिस गठबंधन में है, वो अलग है। और अभी जिस तरीके से नीतीश कुमार भाजपा के साथ है, तो भाजपा और कांग्रेस तो एक नहीं होने जा रहे हैं ना, तो नीतीश कुमार को भाजपा को छोड़ना होगा। लेकिन यहीं पे तो खेल है सारा। नीतीश कुमार और कांग्रेस की नज़दीकियां कई दिनों से देखी जा रही हैं, कई सालों से मैं कहूँगा। 15 के वक्त ही आपको याद होगा जब सरकार बनी थी, महागठबंधन की हिस्सा नीतीश कुमार भी थे और कांग्रेस भी थी, लालू यादव भी थे। 17 में जब सरकार टूटी तो नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। कांग्रेस जिम्मेवार इस चीज़ के लिए है कि उसने तेजस्वी यादव को मनाया नहीं इस्तीफा देने के लिए। बाद में कांग्रेस नेताओं से लगातार नीतीश कुमार की मुलाकात होती रही। इन मुलाकातों का दौर ऐसा रहा कि कांग्रेस के हर विधायक एक समय कभी ना कभी, जैसा हुआ कुछ अपवाद छोड़कर, नीतीश से मुलाकात जरूर किए। इसी क्रम में अशोक चौधरी सारे MLCs को लेकर तोड़कर चले गए थे। अब उनकी जितनी क्षमता थी उतना उन्होंने तोड़ा। अशोक चौधरी कांग्रेसी रहे खानदानी, और वो वहाँ हैं। सुदर्शन जो कि विधायक के बरबीघा के, उनको पिछले चुनाव में तोड़कर ले गए थे। और बताया जाता है कि कांग्रेस में कम से कम ऐसे 8-9 विधायक थे, 27 विधायकों में पहले जो थे, जिनमें सीधा प्रभाव था अशोक चौधरी का, वो तोड़ सकते थे। चूंकि संख्या पुर नहीं पा रही थी, इसलिए नीतीश कुमार के कहने पर टूट नहीं कर पाया अशोक चौधरी। इसलिए अशोक चौधरी को, जो मंत्री पद छोटा था कुछ दिन के लिए, तो वो रह गए थे हैंगिंग में। लेकिन फिर अशोक चौधरी को जिम्मेवारियां फिर से मंत्री की दी गई।
ये जानते हुए कि अशोक चौधरी सीढ़ी होंगे कांग्रेस और नीतीश के दोस्ती की। देखिए, जब राजद बिहार में कांग्रेस के साथ सरकार बनाने का दम भर सकती है तो नीतीश भी भर सकते हैं। नीतीश को इसके लिए जो समीकरण गढ़ने हैं उसमें ओवैसी उनके साथ हो सकते हैं। ओवैसी का आने का मतलब ही होता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा मुस्लिम फैक्टर जुड़ जाता है। नीतीश कुमार के साथ भी एक फैक्टर जुड़ा हुआ है। नीतीश अगर भाजपा को छोड़ देते हैं तो उनके पास अल्पसंख्यकों का एक बड़ा मत चला जाता है। अब चूंकि ओवैसी तोड़ रहे हैं, नीतीश कुमार तोड़ रहे हैं, और नीतीश ने साबित कर दिया है, पिछले कुछ दिनों में कई बार नीतीश असहज हुए भाजपा के साथ, छोड़ने का अंतिम लगा कि अब छूट जाएगा, कई मुद्दे हैं, और फिर भी सरकार बिहार में चल रही है। इसका कारण है कि नीतीश राजद के साथ नहीं जाना चाहते हैं। नीतीश कोई नया समीकरण बनाना चाहते हैं। कन्हैया कुमार की एंट्री हो, कन्हैया कुमार से मुलाकात हो, ओवैसी के विधायकों से मुलाकात हो, उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाना हो, लव कुश साधना हो, या फिर कांग्रेस के साथ सॉफ्ट रहना। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है। क्या आपको लगता है कि ये इत्तेफाक है? कांग्रेस आज तक इतना अग्रेसिव नहीं रही राजद के लिए। इतना अग्रेसिवली कांग्रेस ने कभी लालू यादव को बुरा भला नहीं कहा। आज ही क्यों? और कांग्रेस जब ये कहती है कि राजद और भाजपा के बीच गठबंधन हो सकता है तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि दाढ़ी में तिनका है। इशारा आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आने वाले समय में मुझे ये तय लग रहा है कि कांग्रेस और नीतीश एक दूसरे के साथ जा सकते हैं। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस ने नीतीश कुमार पर डोरे डाले थे। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस के नेताओं ने नीतीश की बड़ाई की थी। कांग्रेस सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म करती है, नीतीश की बड़ाई करती है। और यहाँ तक कि मैं बता दूं आपको कि कई विधायकों ने तो खुलेआम कह दिया था। एक विधायक जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, उन्होंने तो साफ कह दिया था कि नीतीश कुमार जी बेहतर विकल्प है, हमें तेजस्वी से गठबंधन तोड़कर नीतीश जी के साथ हो जाना चाहिए। लेकिन चूंकि भाजपा वहाँ पहले से मौजूद है तो ऐसे में कांग्रेस वहाँ नहीं आ सकती है। यानी नीतीश कुमार के इंतज़ार में भाजपा ने माफ़ कीजिएगा कांग्रेस ने पलकें बिछा रखी हैं। अब देखना होगा कि इन इशारों को नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। आप तो समझ रहे हैं ना। आने वाले समय में इन समीकरणों को देखना बहुत ज़रूरी होगा, खासतौर पे तब जब आपको समझना होगा ये बात कि 17 के बाद से राजद सत्ता में नहीं आई है। 17 के बाद से राजद के विधायक लगातार सत्ता से दूर हैं। विधायक बनने का मकसद क्या होता है? सत्ता मिलनी चाहिए। कांग्रेस की भी बात की जाए तो कांग्रेस तब अपने प्रचंडता में थी, बहुमत में थी, ताकत में थी जब वो 2015 में नीतीश के साथ गठबंधन में आई थी। ऐसे में कांग्रेस को ये लगता है कि संजीवनी शायद नीतीश ही है, क्योंकि पिछले दोनों चुनाव में लालू यादव के साथ जाकर कांग्रेस ने देख लिया, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पंचनामा का आज का श्रृंखला जो है वो अच्छा लगा होगा। ऐसी ही श्रृंखलाएँ चलती रहेंगी पंचनामा की। आप भी इस चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। कमेंट में आइए, बातचीत कीजिए मेरे साथ, कमेंट में अपनी राय रखिए, अच्छा लगेगा। धन्यवाद।